हेलो स्टूडेंट, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके निष्कर्ष पढ़े। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का परिणाम फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1। फिर उस पर आधारित कुछ निष्कर्ष बताए गए जो मेंडल ने 3 मुख्य निष्कर्ष निकाले, जिसमें एक था जोड़ी कारकों का सिद्धांत, फिर एक था प्रभाविता का सिद्धांत और एक पृथक्करण का सिद्धांत। ये तो मेंडल के आधारभूत मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके परिणाम और उसके निष्कर्ष थे। अब आगे चलते हैं उन पर पूछे गए क्वेश्चंस। क्रॉस पर आधारित क्वेश्चन काफी आते हैं, निष्कर्षों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी के फॉर्म में हमने होमवर्क के लिए भी दिए, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष की बात की थी, जो 3 निष्कर्ष थे, प्रभाविता का निष्कर्ष, जोड़ी कारक और पृथक्करण। अब देखिए, और मैंने एनसीईआरटी में भी आपको दोनों पेज पढ़ के बताए थे जहाँ प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दे रखा है। ठीक है, उसी पर आधारित एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभाविता के नियम से नहीं समझाया जा सकता। अब ये क्वेश्चन जो है ये एआईपीएमटी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है और सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कथन प्रभाविता के सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली विविक्त इकाई कारक कहलाती है। फिर दूसरा लिखा कारक जोड़े में होते हैं। तीसरा लिखा एक जोड़ी कारक में एक प्रभावी व दूसरा अप्रभावी होता है। और चौथा कारण अलील सम्मिश्रित नहीं होते तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण पुनः प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है और आप देखिए, जब ये एग्जाम में भी आया था तब भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, कईयों ने बात करी कि सभी तो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है हमें। इस क्वेश्चन में तो ये होना चाहिए कि कौन सा प्रभाविता के नियम के अनुसार है। ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक बार को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि प्रभाविता से संबंध में तो यहाँ एक ही कथन से ही, क्योंकि देखिए, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली विविक्त इकाई कारक कहलाती है और कारक जोड़ी में होते हैं। ये दोनों अगर हम देखें वास्तव में तो ये जोड़ी कारकों का सिद्धांत है। ठीक है, फिर जोड़ी कारक में एक प्रभावी एक अप्रभावी, ये प्रभाविता से संबंधित है। ठीक है, अब क्या हुआ, कई स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तब भी कहते हैं, एनसीईआरटी को दिखाकर बोला जाता है। मैंने भी आपको बताया था कि आवश्यकता अनुसार हम जोड़ी कारकों के सिद्धांत को प्रभाविता में ही शामिल कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने कर ही रखा है और ये क्वेश्चन पूरी तरह से एनसीईआरटी से बना है। वो जो 2 पेज मैंने आपको प्रभाविता और पृथक्करण का जो पार्ट पढ़ के बताया था पिछली क्लास में, ये वही लिखा हुआ है और वहीं से क्वेश्चन बना है लाइन टू लाइन। आप एनसीईआरटी का वो पेज निकाल लीजिए, आई थिंक पेज जो भी पेज नंबर है इतनी की एनसीईआरटी में। ठीक है, उसमें आप देखिए प्रभाविता के सिद्धांत में जोड़ी कारक की दोनों चीजें, मतलब ये दोनों वैसे तो जोड़ी कारक हैं लेकिन इनको प्रभाविता में लिखा जा सकता है, ये शामिल किए जा सकते हैं। तो ये दोनों एनसीईआरटी ने लिखे ही प्रभाविता में, और जोड़ी कारक में एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, ये भी प्रभाविता का ही है। देखा जाए तो पहले 3 कथन जो हैं ये प्रभाविता से संबंधित हैं। और चौथा देखिए, अलील मिश्रित नहीं होते और F2 पीढ़ी में दोनों पुनः प्रकट हो जाते हैं। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों का पुनः आना, मैंने निष्कर्ष में लास्ट में ही बता रहा था कि ये पृथक्करण के कारण होता है। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये पृथक्करण के कारण। मैंने ये भी कहा था कि अगर ये कहा जाए कि F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों का 3:1 में आना, तो मानते हैं कि प्रभाविता का वहां भी काम है। लेकिन यहाँ रेशो नहीं है, ये सिर्फ इतना सा कह रहा है कि F2 पीढ़ी में दोनों का वापस आना। तो दोनों वापस तभी आते हैं जब दोनों अलील पृथक होते हैं। तो ये जो चौथा है ये पृथक्करण के नियम के अनुसार है। तो ये पहले 3 जो है ये तो प्रभाविता से समझाए जा सकते हैं, और कौन सा नहीं समझाया जा सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। ये पृथक्करण से समझाया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आईपीएमटी का, और ये आपसे तभी होगा जब आप ये मानकर चलेंगे कि जोड़ी कारक को हम प्रभाविता में मिला सकते हैं। एनसीईआरटी के आधार पर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जोड़ी कारक को प्रभाविता में लिखा है। तो ये क्वेश्चन दर क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, कभी कभी जोड़ी कारक का अलग से भी क्वेश्चन आता है, कभी मिक्स में ही आ जाता है प्रभाविता के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये देखिएगा, ये बिल्कुल कथन आपको एनसीईआरटी में प्रभाविता के नियम पृथक्करण के नियम में पढ़ सकते हो, वहीं लिखे हुए, वहीं से क्वेश्चन बना है। तो ये तो निष्कर्षों पर आधारित जैसे क्वेश्चन था। ऐसे ही आप देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस आधारित क्वेश्चन भी होते हैं। आपको कोई पौधा, कोई जीव जंतु, मानव दे सकते हैं कि भाई इस पौधे का उस पौधे से क्रॉस कराया गया, तो आपको क्वेश्चन हो सकता है दोनों पौधे के फिनोटाइप जीनोटाइप दिए जाएं
और संतति के बारे में पूछा जाएगा, इनकी संततियां कैसी बनेगी, संततियों में इस जीनोटाइप के आने की क्या संभावना है, क्या अनुपात आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्रॉस आधारित क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड के बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होता है, क्या हमसे पूछा वो अच्छे से समझ लें और उसके बाद बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन होंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन आगे तक आपके काम आएंगे। तो चलिए हम कुछ क्रॉस आधारित क्वेश्चन भी लेते हैं। इसके बाद जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और किसी समय में बीएचयू के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, उन पैतृक पौधों का जीनोटाइप क्या होगा जो 50 लंबी व 17 बोनी संततियां उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है कि आप तो उन पैतृक पौधों का जीनोटाइप बताइए जिनकी संततियां इस प्रकार की है। अब इसमें क्या आ रहा है, देखिए 50 तो क्या आ रहे हैं, टॉल लंबे आ रहे हैं, और 17 जो है वो ड्वार्फ बोने आ रहे हैं। ठीक है, 50 और 17 आ रहे हैं। तो पहली बात तो आप देखिए कि रेशो क्या आ रहा है। कभी भी ध्यान रखना, एग्जैक्ट रेशो नहीं आता। मैंने आपको बताया था क्रॉस के वक्त भी कि प्रकृति में जब क्रॉस किए जाते हैं तो कुछ जीव जंतु मरते हैं, पौधे भी मर जाते हैं, कुछ पैदा होते हैं, नहीं होते, तो रेशो आसपास आएगा लमसम। तो ये रेशो लमसम 3:1 के आसपास है, थोड़ा इधर उधर होगा बट है। तो मतलब संततियां किस रेशो में आ रही है, 3:1 में आ रही है। पहले तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए, 3:1 में आ रही है। अब हमें वो पेरेंट चाहिए जो 3:1 में संततियां उत्पन्न करें। इस क्वेश्चन में समस्या क्या है, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आपने पढ़ा तो हमने कैसे शुरू किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, हमने लंबे पौधे टॉल और बोने पौधे ड्वार्फ का क्रॉस कराया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए, यही था क्रॉस। और F2 पीढ़ी में 3:1 के रेशियो में हमें परिणाम मिला लंबे और बोने का, ये था। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, हमसे पूछ रहा है कि उन पैतृक पौधों का जीनोटाइप क्या होगा जो संततियां 3:1 में बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से संततियां आ रही है 3:1 में। अब देखो इन 4 ऑप्शन में दिक्कत क्या है, यहाँ हमेशा 2 ऑप्शन में दिक्कत आती है। अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए पहला और दूसरे ऑप्शन में तो स्पष्ट है कि कोई 3:1 नहीं आ रहा, लेकिन तीसरे और चौथे में आप गौर से देखिए तो 3:1 आ रहा है। ठीक है, इससे भी आ रहा है, देखिए ये वाला ही तो क्रॉस है, ये रहा आ रहा 3:1, और इससे भी आ रहा है। अगर मैं इस क्रॉस को करता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दो गैमेट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। ठीक है, ये 3 लंबे हैं और ये 1 बोना है 3:1। अगर मैं इस चौथे ऑप्शन से भी करता हूं तो भी 3:1 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी 3:1 आ रहा है, लेकिन क्या कुछ अंतर दिख रहा है आपको? और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। छोटा सा कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये सीखना है कि किसी भी क्रॉस में हम पेरेंट कैसे डिसाइड करें। अब इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं कि पेरेंट को क्या डिसाइड करना, वो तो पता होते हैं, डिसाइडेड है। नहीं, जेनेटिक्स में आपके माता पिता भी आपके पेरेंट हैं और आपके दादा दादी भी आपके पेरेंट हैं। जेनेटिक के हिसाब से ग्रैंड पेरेंट्स, पीढ़ियों के आधार पर सारा काम चलता है। ठीक है, पीढ़ी के आधार पर पेरेंट दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि किसके बेटे हो और किसके पोते हो, तो आप बेटे में बताएंगे माता पिता का नाम, एक पीढ़ी। बेटे कहने का मतलब है किसकी पहली पीढ़ी हो, और पोते बोला है तो हम दादाजी का नाम बताते हैं, क्योंकि पूछा वहां यही है कि किसकी दूसरी पीढ़ी हो। तो हमसे जब पूछते हैं कि भैया किसकी पहली पीढ़ी हो, तो हमने अपने माता पिता का नाम बताते हैं, किसकी दूसरी पीढ़ी हो तो हम दादाजी का नाम बताते हैं। हम तो वही हैं। दरअसल हम किस पीढ़ी पर बात कर रहे हैं उससे पेरेंट तय होता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि क्रॉस किया और संततियां 50-17 यानी कि 3:1 में आई। क्या कोई पीढ़ी दी गई है? नहीं, क्वेश्चन में कोई पीढ़ी नहीं दी गई। अगर क्वेश्चन में कोई पीढ़ी न लिखी हो तो हमें स्वतः एक पीढ़ी ही मानना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक पीढ़ी का है कि आपको वो पेरेंट चाहिए जो एक पीढ़ी में 3:1 की संततियां बना रहे हो। ठीक है, अगर इस प्रश्न में F2 लिख देता कि उन पैतृक पौधों का जीनोटाइप क्या होगा जो F2 संतति में 50 लंबे 17 बोने उत्पन्न करते हैं, F2 लिखने का मतलब दूसरी पीढ़ी हो जाती है। अब आप देखिए इन दोनों क्रॉस में, इन दोनों के अंदर आपको दिख रहा 3:1 आ रहा है,
लेकिन जब हम इन पेरेंट से शुरू करते हैं तो ये पेरेंट 3:1 अपनी कौन सी पीढ़ी में ला रहे हैं, पहली पीढ़ी और ये दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो ये इनकी दूसरी पीढ़ी में 3:1 लाते हैं, और अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये तो एक ही पीढ़ी में ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक पीढ़ी में 3:1 लाए तो कौन से पेरेंट होंगे, तो मुझे आंसर कौन सा करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा 4, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ F2 लिखा होता कि जो F2 संतति में ये पौधे लाए, तो फिर हमारा आंसर हो जाता 3, क्योंकि F2 में 3:1 लाने का मतलब पेरेंट वो ये संततियां किसकी दूसरी पीढ़ी है, तो इन पेरेंट की। ये संततियां किसकी पहली पीढ़ी है, तो इनकी। आप देखो ये वाला क्रॉस यही तो है यहाँ, ये एक पीढ़ी का क्रॉस। तो अब हम इस संतति पर बात कर रहे हैं 3:1 पर, तो 3:1 किसकी पहली पीढ़ी में आया, तो ये वाला F1 से आया, तो पहली पीढ़ी में आया, ठीक है। और ये किसकी दूसरी पीढ़ी में आया, तो ये पेरेंट लेने पड़ेंगे। तो आप देखिए इस F2 संतति के ये भी पेरेंट है और ये भी पेरेंट है, ठीक है। तो ये तो इनके एक पीढ़ी वाले पेरेंट हैं, जैसे हम कहते हैं बेटे बेटी, और ये इनकी दूसरी पीढ़ी वाले पेरेंट हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कोई पीढ़ी दी है या नहीं दी है। अगर कोई, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर कोई पीढ़ी नहीं दी गई है तो हमें एक ही पीढ़ी मानकर करना है, और अगर पीढ़ी दी जाएगी तो साफ लिखा होगा F2 लिखा है, F3 लिखा है, तो जो पीढ़ी लिखी है उसके संदर्भ में आपको पेरेंट देने पड़े। F2 लिखते तो हम वो पेरेंट लेते जो अपनी F2 पीढ़ी में 3:1 लाते, तो आंसर फिर हम 3rd करते। कुछ नहीं लिखा है तो पहली पीढ़ी, और फिर ऐसे में आंसर 4 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको एक चीज सिखाता है कि किसी भी दिए क्रॉस में पेरेंट कैसे डिसाइड करेंगे, पैतृक पौधे कौन से होंगे, ये कैसे तय करेंगे, ये दी गई पीढ़ी से तय होगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन, मैं बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन कई हैं, आपको डीपीपी में मिलेंगे, मॉड्यूल की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे, समझ गए, ठीक है। चलिए एक और देखिए, मक्का के एक भुट्टे में से किसान ने 200 बीज हुआ है, उगने पर उसमें से उन्हें 140 लंबे और 50 बोने पौधे प्राप्त हुए, ठीक। तो बताइए पैतृक पौधों का जीनोटाइप क्या होगा और प्राप्त संततियों का जीनोटाइप क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने इसको थोड़ा बदलकर सब्जेक्टिव टाइप बना दिया। हमने क्वेश्चन में देखो फिर से क्या है कि 200 बीज उगाए हैं, जिसमें से 140 लंबे और 50 बोने पौधे प्राप्त हुए। 140 और 50 का जोड़ आता है 190। बीज उगाए थे 200, अर्थात क्या हुआ, 10 पौधे कहाँ गए, गाय खा गई, कुछ भी हो सकता है। 10 पौधे नष्ट हो गए, रोग ग्रसित हो गए, उगे ही नहीं, जो भी हो। और ये प्रकृति में होता है कि आप जितने बीज डालोगे सारे पौधे थोड़ी बन पाते हैं। चलिए खैर, 140 लंबे और 50 बोने, अर्थात ये संततियां किस अनुपात में दिख रही हैं, फिर से थोड़ा गौर कीजिए। 140 लंबे और 50 बोने मतलब लगभग 3:1 का रेशो बन रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन ये 3:1 के रेशो में आ रही है। अब सब देखिए सीधी सी बात, अगर ये 3:1 के रेशो में आ रही हैं, ठीक है, तो वही है जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन है वैसा ही, ये थोड़ी सी भाषा बदलती। अब आपको कहा है पैतृक पौधों का जीनोटाइप, तो इन संततियों के पेरेंट कौन होंगे, पेरेंट तय करने के लिए संतति देखो, पीढ़ी देखो, तो कौन सी पीढ़ी दी गई है। अब 200 बीज उगाए और ये पौधे प्राप्त हुए, कोई पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक पीढ़ी मानना है। तो इनकी एक पीढ़ी के हिसाब से पेरेंट देने पड़ेंगे। तो कौन से पेरेंट एक ही पीढ़ी में 3:1 लाएंगे, तो सीधी सी बात है पैतृक पौधे कौन से हो जाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये पेरेंट होंगे पैतृक पौधे, ठीक है। और इनका जब क्रॉस करेंगे तो 3:1 में आपको संततियां प्राप्त होंगी, ठीक है। कैपिटल T वही जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी तरह से, और ये स्मॉल t, ठीक है। प्राप्त संततियों का जीनोटाइप क्या होगा, तो संततियां जो 140 लंबे हैं वो क्या होंगे, ये टॉल होंगे और ये ड्वार्फ होंगे, ठीक है। तो जो 140 लंबे पौधे हैं वो कैपिटल T या फिर कैपिटल T स्मॉल t हो सकते हैं, और जो बोने पौधे हैं वो स्मॉल t होंगे। तो पैतृक पौधों का जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t, ये तो पैतृक पौधे हो जाएंगे। संततियों का जीनोटाइप, तो जो लंबी संततियां हैं
वो या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। जो बोनी संततियां हैं उनका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। क्वेश्चन वो का वही, देखो खाली पूछने का तरीका बदला है। यहाँ भी मैंने एक ही पीढ़ी मान करके पेरेंट लिए, क्योंकि F2 नहीं लिखा है। F2 लिखते हैं तब दूसरी पीढ़ी माननी, नहीं लिखा मतलब एक पीढ़ी माननी। तो एक पीढ़ी के आधार पर हमने क्वेश्चन करके इनके जीनोटाइप बता दिए। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है और उसको बेवजह लंबा करके घुमा फिरा कर पूछा है। प्रश्न क्या है कि इन्हें लाल व सफेद पुष्प वाले पौधों को क्रॉस करने पर F2 पीढ़ी में लाल व सफेद पुष्प वाली संततियां 60:20 के अनुपात में प्राप्त होती है। लाल और सफेद का क्रॉस किया, F2 पीढ़ी में लाल और सफेद 3:1 में आ गए। 60:20 का मतलब कौन सा रेशो हो गया? 3:1। ये तो सामान्य क्रॉस हो गया। यदि विषम युग में लाल पुष्प वाली संततियों का स्वपरागण किया जाए तो इनकी संततियां निम्न में से कौन सा अनुपात दर्शाएगी? ठीक है, विषम युग, देखो प्रश्न तो यहां से शुरू हुआ है। पहली 2 लाइनें केवल सूचना है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कह रहा लाल और सफेद का क्रॉस किया और F2 में 60:20 का रेशियो आ गया, अर्थात F2 में 3:1 आ गया। ये सामान्य क्रॉस। अब कह रहा विषम युग में लाल का क्रॉस करा है स्वपरागण, तो विषम युग में लाल का क्या जीनोटाइप होगा? इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r। विषम युग में लाल तो यही होगा। ठीक है, और इसका स्वपरागण करने का मतलब होता है उसी जीनोटाइप वाले से पुनः क्रॉस। तो इस विषम युग में लाल का स्वपरागण करा दिया, इसी जीनोटाइप वाले से क्रॉस करा दिया, तो संततियों में क्या अनुपात आएगा? अब ये अगर रेशियो, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुरंत दबाना चाहिए कि अगर ये है तो इसके अंदर संततियां किस रेशियो में आएंगी? 3:1। ठीक है, अब हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें थोड़ी सी संख्याएं अलग है। आप इसमें ढूंढ लीजिए कि कौन सी संख्या 3:1 के आसपास है। 52:48 तो ये तो 1:1 के आसपास हो रहा है। 76:24, 60:40, 80:20, तो इन सब में जो सबसे उपयुक्त है वो सेकंड ऑप्शन है, जो 3:1 के आसपास आ रहा है। विषम युग में लाल पौधों का क्रॉस करने पर 3:1 में संतति आएंगी और ये 3:1 सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, देखिए मोनोहाइब्रिड के क्वेश्चन और ये पौधों पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह से आएंगे। पौधों में आपको समयुग्मी विषम युग्मी लिखा होगा, उसी हिसाब से आपको जीनोटाइप लेना है, फिर कौन सी पीढ़ी पर वो प्रश्न पूछ रहा है उस पीढ़ी तक जाना है आपको। अनुपात बताना, प्रायिकता बताना, जीनोटाइप बताना, बस यही काम होते हैं, बहुत आसान है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इसी प्रकार के क्वेश्चन पौधों के अतिरिक्त जंतुओं पर और मानव पर भी आते हैं। मानव के कुछ लक्षण लेकर मानव आधारित मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन आएंगे। जब मानव के क्वेश्चन आते हैं तो हम पारिवारिक संबंधों का इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि उनको समयुग्मी विषम युग्मी लिखने के हम लिखेंगे उसके माता ऐसी थी और उसके पिता ऐसे थे और उसका भाई ऐसा, उसकी बहन ऐसी। समझे? पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रख करके फिर हमें उनका जीनोटाइप सोचना पड़ेगा और फिर क्रॉस के आधार पर परिणाम देना पड़ेगा। ठीक है, मानव पर जो क्वेश्चन उनमें थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, संबंधों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने जो क्वेश्चन कराए, इसके अतिरिक्त हम आपको एक डीपीपी भी देंगे इस लेक्चर के साथ में। इस डीपीपी के अंदर मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड मानव आधारित क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन करके बताया, इसी तरह से सोच के क्वेश्चन कर लें। उन क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी डीपीपी है, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन है, मानव आधारित है, उनको आप करिएगा। फिर हम उन 10 क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन आपको फिर से देंगे और देखेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चन को किए जाएं। आप देखिएगा पूरे क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड के आधार पर होंगे, केवल हमें सही तरीके से सोचना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए, कुछ आपके डीपीपी में है जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप पहले आप करिए उनको, ताकि आप अपना आंसर भी चेक कर सकें कैसे करना है। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारे मेंडेलियन जेनेटिक्स का ये एक भाग था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल ने एक लक्षणों के क्रॉस के बाद 2 लक्षणों का क्रॉस शुरू किया। ठीक है, जिसको हम डाईहाइब्रिड द्विसंकर संकरण कहेंगे। लेकिन डाईहाइब्रिड पर जाने से पहले एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में तो एक लक्षण और एक जीन होता है, तो युग्मक बनाना, चेकर बोर्ड बनाना बहुत आसान है, हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन जैसे 1 से 2 लक्षण, 3 लक्षण, 4 लक्षण लोगे, तो अब दिए गए जीनोटाइप से कितने प्रकार के मियोसिस के द्वारा गेमिट बनेंगे, गेमिट का जीनोटाइप क्या होगा ये निकालना पड़ेगा, और फिर उसी आधार पर हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और चेकर बोर्ड भी बड़ा बनेगा। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर जाने से पहले गणितीय तरीके से किसी दिए गए जीनोटाइप से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे वो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गेमिट बनाना जानेंगे
तभी हम बड़े क्रॉस कर पाएंगे। मोनो हाइब्रिड तो हो जाता है, लेकिन डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड के जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें गैमेट बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो किसी दिए गए जीनोटाइप से कितने प्रकार की गैमेट बनेंगी वो तो हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मियोसिस होता है और मियोसिस से किस प्रकार से कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं बनती है, हैप्लोइड बनती है, हम जानते हैं। इसको हम गणितीय रूप में भी ले सकते हैं और मैथमेटिकली हम एक फार्मूले द्वारा भी ये बता सकते हैं कि कितने प्रकार की गैमेट बनेंगे। फिर उसके बाद में उन गैमेट को बनाने की भी एक गणितीय तरीका दिया गया है। मैंने आपको पहले कहा जेनेटिक्स में प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन गणित के ये टॉपिक काफी काम आएंगे। हम देखिए हर बार क्रॉस में प्रायिकता निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, और इसी तरह से हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, चेकर बोर्ड बनता है वो कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो ये सब चीजें काम आएंगी। हम मैथमेटिकली पहले गैमेट बनाने की विधि समझ लें, तभी हम बड़े क्रॉस कर पाएंगे। तो हमारा जो अगला पार्ट रहता है, ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट है वो मेथड्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है, युग्मक निर्माण की विधि। ठीक है, कि युग्मक कैसे बनाए जाएंगे, क्या रहेगा, क्योंकि गैमेट बनाने आएंगे तभी हम चेकर बोर्ड बना के क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसी भी दिए गए जीनोटाइप द्वारा बनाए गए युग्मकों के प्रकार, कि जो भी जीनोटाइप आपको दिया है, चाहे उसमें कितने भी जीन हो, कितना भी बड़ा जीनोटाइप हो, ठीक है, वो कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा, आप उसको ये फॉर्मूला 2 to the power n से निकाल सकते हैं। 2 to the power n, 2 की घात n से हम ये निकाल सकते हैं, जिसमें n क्या है, n है जीनोटाइप में उपस्थित विषम युग्मी जीन जोड़ों की संख्या। उस जीनोटाइप में बस आपको ये ध्यान देना है कि विषम युग्मी जीन कितने। ठीक है, मान लीजिए 5 जीन दिख रहे हैं, विषम युग्मी जोड़े 3 है, 2 समयुग्मी है, तो जो विषम युग्मी है वो लेने हैं, n का मान 3 हो जाएगा। कुल कितने जीन है उससे मतलब नहीं है, विषम युग्मी जोड़े लेने। ठीक है, और फिर वो n का मान इसमें रखेंगे तो आप बता सकते हो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। पहले तो अपन ये फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। मैंने कुछ अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े जीनोटाइप लिखे हैं, जरा उसमें n का मान निकालते हैं। बिल्कुल छोटे से अगर मैं शुरू करता हूँ, देखिए 1 जीन वाले जीनोटाइप, 2 जीन वाले भी हैं और 3 जीन वाले भी हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें जरा n का मान निकालूं तो बता सकता हूँ कैसे आएगा। अब जैसे ये है, अब आप देखो 1 जीनोटाइप, ये मैंने ये सारे जीनोटाइप बना रखे हैं, 1 जीन वाले, ये 2 जीन वाले, और आगे चले तो ये देखिए 3 जीन वाले भी बनाए गए हैं। ओके, तो ये सारे दे रखे हैं। अब इसमें देखो क्या हुआ, अगर मैं इन सारे जीनोटाइप को देखूं तो इसमें मोनो हाइब्रिड भी है, डाई हाइब्रिड भी है, ट्राई हाइब्रिड भी है। समझ रहे? आप मुझे बता सकते हो इसमें मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप कौन सा है, डाई हाइब्रिड जीनोटाइप कौन सा है, ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप कौन सा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गैमेट तो खैर बता ही नहीं, गैमेट के साथ साथ ही जीनोटाइप का नामकरण होता है। जीनोटाइप को मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड जीनोटाइप, ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, जीनोटाइप भी बोल सकते हो और जीव भी बोल सकते हैं, मोनो हाइब्रिड जीव, डाई हाइब्रिड जीव। अब देखो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, एक तो होता है क्रॉस के लिए इस्तेमाल ये शब्द, और दूसरा ये शब्द जीन या जीनोटाइप या जीव के लिए काम आएगा। अगर मुझसे कहें मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब 1 लक्षण का क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 लक्षण का क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड 3 लक्षण का क्रॉस। लेकिन जब मुझसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड जीव, तो मामला अलग हो जाता है। अब ये मत सोचना कि ये दोनों जो है ये मोनो हाइब्रिड है क्योंकि 1 जीन दिख रहा है, ये दोनों डाई हाइब्रिड है 2 जीन दिख रहे हैं, और ये तीनों 3 जीन वाले हैं ट्राई हाइब्रिड है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, और अच्छी तरह से सुन लेना। कारण ये काफी सालों पहले एम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ट्राई हाइब्रिड पौधा कितने प्रकार के युग्मक बनाता है, बस, और उन्होंने ट्राई हाइब्रिड पौधा लिखा, उसका जीनोटाइप दिया ही नहीं। अब हम कौन सा लें, क्या वो वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें? ट्राई हाइब्रिड क्या है? डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप जो क्वेश्चन में लिखे जाएंगे तो जीनोटाइप नहीं बताते हैं। ये एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला मानकर चलता है कि मैंने लिख दिया डाई हाइब्रिड जीव या डाई हाइब्रिड जीनोटाइप, मतलब अंडरस्टूड है क्या लेना है। ट्राई हाइब्रिड लिख दिया मतलब फिक्स है कि क्या लेना है। तो ये चीज पहले आप समझ लें कि इन दोनों को मोनो, एक जीन होना मोनो हाइब्रिड नहीं, एक लक्षण का क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब है हेट्रोजाइगस, विषम युग्मी, अर्थात केवल और केवल परफेक्ट हेट्रोजाइगस कंडीशन लेनी कि जितने जीन आप अध्ययन कर रहे हैं उन सब के लिए वो हेट्रोजाइगस है, तब ये शब्द काम आए। परफेक्ट हेट्रोजाइगस, जितने जीन लिए हैं उन सब के लिए हेट्रोजाइगस। जैसे ये वाला जो जीनोटाइप है, अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो जीनोटाइप है ये है मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप कह सकते हो, मोनोहाइब्रिड जीव कह सकते हो। एक जीन लिया है और एक ही जीन के लिए विषम युग्मी है, तो ये है परफेक्ट हेटेरोजाइगस मोनोहाइब्रिड। ये वाला जो होता है ये होगा आपका परफेक्ट डाइहाइब्रिड जीनोटाइप। ये डाइहाइब्रिड जीनोटाइप या डाइहाइब्रिड जीव। तो अगर कभी क्वेश्चन में डाइहाइब्रिड जीव, डाइहाइब्रिड जीनोटाइप, डाइहाइब्रिड संतति बोले तो ये जीनोटाइप ये नहीं है। दो जीन होना डाइहाइब्रिड नहीं, दो लक्षण होना डाइहाइब्रिड क्रॉस। बट जीन की अगर बात कर रहे हो, जीव की बात कर रहे हो, तो फिर दोनों विषम युग्मी होंगे परफेक्ट कंडीशन। अच्छा, अब इसको मोनोहाइब्रिड नहीं कहेंगे क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। जीन दो ले रखे हैं, एक के लिए हेटेरोजाइगस इसका कोई नाम नहीं। ये मत सोचना कि इसको मोनोहाइब्रिड तो कर ही दें, एक विषम युग्मी नहीं, ऐसे नहीं होगा। परफेक्ट कंडीशन होनी चाहिए बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये वाला जो जीनोटाइप हुआ ये हुआ ट्राई हाइब्रिड। समझ में आ गई बात? ये ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप या ट्राई हाइब्रिड जीव। तो जब कभी आपको मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड जीव या जीनोटाइप लेने हैं तो ये ले। इसको डाइहाइब्रिड नहीं बोलना है, ये परफेक्ट कंडीशन नहीं है। जीन 3 है और विषम युग्मी 2 के लिए है, तो हर किसी जीनोटाइप के लिए नाम नहीं है। इसको मोनोहाइब्रिड नहीं कहना है, तो ट्राई हाइब्रिड यही रहेगा। क्वेश्चन में जब डाइहाइब्रिड बोले यही लेना, मोनोहाइब्रिड बोले तो ये लेना है, जब जीवों की और जीनोटाइप की बात आएगी। समझ गए? अब हम जरा एन का मान निकालते हैं। हम जरा पहले देखें कि इन सारे जीव से कितने प्रकार की गैमेट बन रहे हैं। इसमें एन का मान कितना आ जाएगा? एन क्या बताया था मैंने? फार्मूला 2 की घात एन है। एन मतलब विषम युग्मी जोड़ों की संख्या। अब या तो एक ही जोड़ा और वो भी समयुग्मी है, तो एन का मान 0 और 2 की घात 0 मतलब 1 गैमेट। ये कितने प्रकार की गैमेट बनाएगा? 1 प्रकार। इसमें लेते हैं, यहाँ पर ये विषम युग्मी है, एन का मान 1 और 2 की घात 1 मतलब ये 2 प्रकार की गैमेट बनाए। ऐसे कैलकुलेट करना। और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन की वैल्यू कितनी आएगी? ये एक ही विषम युग्मी है तो 2 की घात 1, ये भी 2 प्रकार की गैमेट बनाए। ठीक है, डाइहाइब्रिड में लेते हैं तो यहाँ 1 और ये 2, n इज इक्वल टू 2 रहेंगे, 2 की घात 2 यानी कि ये बनाएंगे 4 प्रकार की गैमेट। समझ में आ गई बात? फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूले भी आता है, कितने प्रकार की गैमेट बनेंगे, एन का मान निकालो, फार्मूले में लगाओ। और देख लेते हैं 3 जीन वालों में देख लें तो यहाँ पर अब ये तो अकेला यही विषम युग्मी है तो n इज इक्वल टू 1, तो ये भी 2 ही प्रकार की गैमेट बना। अब जीन चाहे कितने भी हो, गैमेट 2 ही बनेंगे, अभी बना के बताएंगे। यहाँ पर देखिए n का मान कितना हो जाएगा? 2, ये 2 विषम युग्मी है और ये बनाएंगे कुल मिलाकर के 4 प्रकार की गैमेट। और इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ n का मान हो जाएगा 3 और 2 की घात 3 यानी कि ये बनाएंगे 8 प्रकार। यहाँ तक बात समझ में आई? इस प्रकार से कोई भी दिया गया जीनोटाइप हो, आप उसमें n का मान निकालेंगे विषम युग्मी जोड़े गिनकर। तो इससे तो आपको दिए गए जीनोटाइप में कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं संख्या पता चल जाएगी कि 2 प्रकार के बन रहे, 4 प्रकार के बन रहे, 8 प्रकार के। लेकिन हमारा काम पूरा नहीं होगा। अब आपको याद कीजिए, चेकर बोर्ड जब बनाते हैं तो जितने प्रकार के गैमेट बन रहे हैं वो गैमेट बनाने भी तो पड़ेंगे। गैमेट बना के लिखोगे तभी तो चेकर बोर्ड बनेंगे। तो हमने फार्मूले से तो ये पता कर लिया कि कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। समझ गए? अब आपको वो गैमेट कौन कौन से बनेंगे बनाने भी आने चाहिए। उसके लिए भी हम गणितीय तरीका यूज करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, और युग्मकों के प्रकार के निर्माण की विधि। अब ये युग्मक के प्रकार जो हैं उनका निर्माण हम करेंगे, तो इनके निर्माण की विधि, ये विधि रहती है फोर्क लाइन विधि। ये फोर्क लाइन विधि, फोर्क का मतलब इस प्रकार का वी आकार का एक फोर्क बनता है और लाइन सीधी लाइन होती है, हम जानते हैं। फोर्क लाइन विधि से काम करेंगे। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ 2 शब्द है, फोर्क और लाइन। अर्थात अब आपका जब जीनोटाइप आपके सामने होगा तो या तो उसमें जीन जो होगा वो समयुग्मी होगा या विषम युग्मी होगा। तो ध्यान रखना, जो विषम युग्मी जीव है, विषम युग्मी जीन है, उसको फोर्क के फॉर्म में बाइफरकेट करके लिखेंगे, अभी बताते हैं कैसे। और जो समयुग्मी जीन है उसको एक ही बार लाइन में लिखते हैं। तो थोड़ा अभी मैं करके बताता हूं। फोर्क जो होता है ये विषम युग्मी के लिए, ये जो होता है फोर्क विषम युग्मी जीन के लिए बनेगा, और जो समयुग्मी जीन होते हैं वो लाइन में लिखे जाएंगे, उनको फोर्क नहीं बनाया जाएगा, ये समयुग्मी जीन के लिए। तो इस तरह से कंबाइंड इसको हम फोर्क लाइन विधि कहते हैं। अब ये कैसे काम आती है देखिए, मैं आपको अब बताता हूँ।
पहले हम डाई हाइब्रिड पर लेते हैं जहां दोनों जीन विषम युग्मी, ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले। मोनो हाइब्रिड पर तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आपका फोर्क लाइन विधि है ये 2 जीन से आगे करनी है। एक अभी देखो, इसको तो आप वैसे बना सकते हो, डायरेक्ट ही बना लो। इसके अंदर क्या करना है, एक गैमेट बनना है, कैपिटल ए तो ये एक गैमेट एक ही प्रकार का बने। गैमेट में देखो एक ही एलील जाएगा, ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, इतना तो पता है। डिप्लॉइड में 2 एलील है, मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट बनाओगे, एक एलील आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ सीधे 2 गैमेट बनेंगे, ये कैपिटल ए वाला और स्मॉल ए वाला। तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप मोनो हाइब्रिड या जो एक जीन वाले जीनोटाइप हैं इनमें कोई फोर्क लाइन नहीं है, डायरेक्ट कर लो, और इसीलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो हमने डायरेक्ट ही कर लिया। 2 जीन आते हैं आपको फोर्क की जरूरत पड़ेगी। अपन सबसे पहले लेते हैं डाई हाइब्रिड। अब इसमें ए और बी दोनों विषम युग्मी, और मैंने क्या कहता है जो विषम युग्मी होते हैं फोर्क के फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब देखो उसमें करना क्या है, कोई भी एक विषम युग्मी को आप सबसे पहले जैसे जीन ए ले लें, तो ए को आप क्या करो, इस तरह से अलग करो, ए और स्मॉल ए दोनों। अब दूसरा विषम युग्मी जीन इसके सामने फोर्क बनाकर लिखा जाए ऐसे, कैपिटल बी स्मॉल बी, समझ गए। तीसरा होगा तो और आगे बढ़ा देना, यही करना है। अब आपको करना क्या, इनको एक साथ मिला के लिखना है। ये गणितीय तरीका है लिखने का। जैसे ये हुआ कैपिटल ए कैपिटल बी, एक प्रकार का गैमेट, कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बन गए 4 प्रकार के गैमेट। समझ में आई बात। इसको यूं समझिए, ये तो है गणितीय तरीका, लेकिन इसको यूं समझो, ये है एक डिप्लॉइड जीव, प्रत्येक प्रकार के 2 एलील है, ए भी 2 है, बी भी 2 है। जब आप इससे गैमेट बनाओगे तो हैप्लॉइड बनेगा, और हैप्लॉइड गैमेट में प्रत्येक जीन का एक सदस्य जाएगा। ए और ए में से भी एक जाएगा, बी और बी में से भी एक ही जाएगा, हैप्लॉइड में तो आधे जाएंगे गैमेट में। तो अब देखिए क्या क्या जा सकते हैं, वही संभावना। कैपिटल ए स्मॉल ए में से मैं कैपिटल ए ले आया, उधर से कैपिटल बी ले आया, और क्या कर सकता था, इधर से कैपिटल ए ले लिया, उधर से स्मॉल बी ले लिया, या इधर से स्मॉल ए और उधर से कैपिटल बी, या इधर से स्मॉल ए और स्मॉल बी। 4 ही तो संभावना बना सकते थे, और वही 4 प्रकार के आपके हैप्लॉइड गैमेट हो गए। समझ में आ गई बात। तो ये फोर्क लाइन विधि है। अब मान लो 3 जीन होंगे तो बी के आगे एक और जीन बढ़ा दो, सी। अच्छा, इनमें सब में प्रायिकता भी साथ साथ लिखनी है, प्रायिकता भी लिखनी है। प्रायिकता लिखना आना चाहिए। एक तो देखिए प्रायिकता कैसे लिखेंगे, अब एक ही गैमेट बनता है तो प्रायिकता 100% रहती, 1। प्रायिकता में ध्यान रखना, अधिकतम प्रायिकता मतलब 100%। 100% संभावना मतलब उसको लिखेंगे 1, ठीक है। प्रायिकता में 100 का गुणा करो, प्रतिशत आ जाएगा। ये 2 प्रकार बन रहे, 50-50% बनेंगे, बिल्कुल बराबर मात्रा में बनेंगे। प्रायिकता इनकी रह जाएगी 1/2, 1/2। बस ये 4 प्रकार की गैमेट बन रहे हैं, तो प्रत्येक गैमेट की प्रायिकता रहेगी 1/4 ऐसे, ठीक है। तो प्रायिकता साथ साथ देना आनी चाहिए। चलिए, जैसे मैंने ये डाई हाइब्रिड का बताया, ऐसे आप पहले ट्राई हाइब्रिड का भी समझ लें। ये 3 जीन वाला पहले हम जरा इसी को देखें। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि पहले जीन ए और ए को अलग करेंगे, उसके बाद में जीन बी का फोर्क बनाएंगे जो हमने डाई हाइब्रिड में किया था, बिल्कुल उसी तरह से। और उसके बाद अब सी जीन भी है तो सी जीन का भी फोर्क बना लो, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस प्रकार से जितने जीन आप फोर्क बनाते जाओ। अब आप इनको एक साथ लिखेंगे तो ये 8 प्रकार के गैमेट बनेंगे। देखिए बना सकते हैं, इन 8 प्रकार के गैमेट को लिख सकते हैं। यहां से लिखना शुरू करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी, और फिर यूं आ जाएगा ये स्मॉल सी। इसके बाद देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, बने 4। इधर से भी 4 बनेंगे। फिर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और एक अंतिम बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इस तरह से बनेंगे 8 प्रकार के गैमेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी प्रायिकता, अब 8 गैमेट है तो प्रत्येक की प्रायिकता हो गई 1/8। जितने भी ये हैं हर गैमेट की प्रायिकता 1/8 होगी। तो गैमेट जितने बनते हैं बराबर मात्रा में बनते हैं, प्रायिकता 1/8 की नहीं। इसी प्रकार से ये फोर्क लाइन विधि चलती है। अभी तक मैंने जो आपको दोनों केस बताए उसमें सारे जीन विषम युग्मी हैं, और सारे जीन विषम युग्मी है तो फोर्क बनाते चलेंगे। लेकिन अगर कोई जीन समयुग्मी हो तो फिर क्या करना है, जीन समयुग्मी होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, लाइन में लिखते हैं,
तो समयुग्मी जीन जब होता है, जैसे मान लो इसको लेते हैं, अब इसमें ए और ए तो समयुग्मी है और ये विषम युग्मी, तो समयुग्मी को एक ही बार लिखना तो और उसको भी पहले लिखोगे ये ए। जैसे ये विषम युग्मी था तो ए स्मॉल ए लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे सिर्फ ए, ठीक है। उसके बाद में जीन बी विषम युग्मी, तो जीन बी का फॉर्क बना लो, तो ये दो गैमेट बन गए, कैपिटल ए कैपिटल बी और ये कैपिटल ए स्मॉल बी, ऐसे बन जाएंगे बस, ठीक है। जितने प्रकार के, दो प्रकार की गैमेट है, दो ही बने, और वही है प्रायिकता कैसी आ जाएगी इनकी, वापस वही दो ही गैमेट बन रहे हैं, तो 1/2 1/2, समझ में आई बात। और देखिए आगे देखें, अभी हमने 3 जीन वाले ले रखे हैं, इनको देखते हैं जरा, इनमें देखें इनमें किस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए और बी दोनों ही समयुग्मी है, तो क्या करो, ए को भी एक बार लिखेंगे, फिर बी को भी एक ही बार, और जीन सी का फॉर्क बना देंगे इस प्रकार से। तो ये दो गैमेट बने, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ऐसे, ठीक है। अब देखो समयुग्मी जीन लाइन में लिखे जा रहे हैं, समयुग्मी जीन को इस तरह से लाइन में लिख रहे हैं और विषम युग्मी का फॉर्क बना रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ ए समयुग्मी है तो ए को एक बार लिखेंगे, जीन बी विषम युग्मी है तो जीन बी का फॉर्क बनाएंगे, जीन सी भी विषम युग्मी है तो सी का फॉर्क बनाएंगे, ऐसे। अब इनको लिख लेंगे तो ये 4 प्रकार के गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस तरह से ये बने, ठीक है। प्रायिकताएं आप इनकी भी दे सकते हो, यहाँ 4 गैमेट बन रहे हैं तो हर एक की प्रायिकता 1/4 रहेगी और यहाँ प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ये देखिए फॉर्मूले से 2 प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4। समयुग्मी जीन को डबल नहीं लिखना है, एक ही बार लिखे, लाइन में चलते जाएंगे। तो ये मैंने आपको गैमेट बनाने का तरीका बताया, किसी भी दिए गए जीनोटाइप से किस प्रकार के गैमेट बनने हैं वो मैंने आपको चीज समझाई है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लें, ये जो मैंने अलग अलग तरह के जीनोटाइप लिखे, तो गैमेट बनाने का फॉर्मूला 2n और विधि रहेगी फॉर्क लाइन विधि। अब दिए गए जीनोटाइप 1 जीन वाले, 2 जीन वाले हो सकते हैं, 3 जीन वाले हो सकते हैं। मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप, डाईहाइब्रिड जीनोटाइप किसको बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मूला इस्तेमाल करना, फॉर्क लाइन विधि बनानी है 2 जीन या 3 जीन के मामले में भी, समझ गए। क्योंकि अब आगे के जितने बड़े क्रॉस करोगे डाईहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड में, ये बार बार काम आएगा। अब देखिए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए, किसी ट्राईहाइब्रिड पौधे द्वारा बनाए गए युग्मकों में उन युग्मकों की प्रायिकता क्या होगी जिनमें केवल एक प्रभावी एलील हो, केवल प्रभावी एलील हो, केवल एक प्रभावी एलील हो और कम से कम एक प्रभावी एलील, ठीक है, ये बताना है। अब वैसे तो ऑब्जेक्टिव में तो इन 3 में से भी कोई एक पूछेगा, कर सकते हो इसको, जरा अपनी कॉपी में भी करके देखो, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, ठीक है। लिखा है किसी ट्राईहाइब्रिड पौधे में, अब आप देखो क्वेश्चन में जीनोटाइप नहीं है, जीनोटाइप नहीं है तो अपन क्या करें, जीनोटाइप नहीं है, लिखा क्या है ट्राईहाइब्रिड पौधा, तो ट्राईहाइब्रिड पौधा है तो इसका क्या जीनोटाइप लेंगे अपन, ट्राईहाइब्रिड का जीनोटाइप ये लिखेंगे। ट्राईहाइब्रिड वही होता है जो 3 जीन के लिए विषम युग्मी हो, तो ये ट्राईहाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब उन युग्मकों की प्रायिकता भी नहीं, युग्मकों की प्रायिकता चाहिए तो पहले तो युग्मक बनाओ। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, वही 3 प्रकार के, अभी तो अपन ने बनाए थे, ये इधर बना ही रखे, ये देखो ये इधर अभी बना ही रखे, ये वो क्या वही बनेंगे, ट्राईहाइब्रिड तो यही होगा। मतलब ये जीन ए इस तरह से, फिर जीन बी का फॉर्क, ये स्मॉल है, और फिर जीन सी का फॉर्क, ऐसे। तो ये 8 प्रकार के गैमेट बनेंगे, लिख सकते हैं 8 प्रकार के गैमेट, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए वही है, मैंने अभी जो आपको 8 प्रकार के गैमेट बना के बताए हैं वैसे ही बनेंगे, ठीक है। तो पहले तो 8 प्रकार के गैमेट बनाने पड़ेंगे। जब आप 8 प्रकार के गैमेट बनाएंगे उसके बाद जाकर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ गैमेट बनेगा इस प्रकार से, कुल मिलाकर ये 8 प्रकार के गैमेट बन गए, ठीक। वही है मैंने दोबारा बना दी।
अब कह रहा है केवल प्रभावी अलील हो। ऐसे कितने गैमेट हैं जिनमें केवल प्रभावी अलील है? तो आपने को देख देख के छांटना है। अब जैसे देखो ये रहा, एक तो ये है, इसमें अप्रभावी, इसमें अप्रभावी है, सब में ही है। केवल प्रभावी वाला तो ये एक ही है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? 1/8। समझ गए? तो केवल प्रभावी अलील हो, इसका आंसर हो गया 1/8। केवल एक प्रभावी अलील, देखो केवल प्रभावी अलील होना में तो सारे प्रभावी चाहिए, केवल एक का मतलब एक प्रभावी चाहिए, बस कोई सा भी एक प्रभावी हो, केवल एक प्रभावी अलील हो। ठीक है, केवल एक वाले कितने देखो जरा, एक ये रहा, देखो इसमें तो 2 प्रभावी, इसमें 2, एक तो ये रहा, एक ये है और एक ये है, तो 3 हो गई है। तो ये कितने हो गए? 3/8। ठीक है, केवल एक प्रभावी अलील वाले हो जाएंगे 3/8। कम से कम एक प्रभावी अलील। अब केवल एक और कम से कम एक में अंतर समझ में आया? केवल एक का मतलब एक ही होना चाहिए, दूसरा भी नहीं। और कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? मान लो 2 प्रभावी है तो भी कम से कम एक तो है ना। कम से कम का मतलब है, कम से कम एक का मतलब है एक और एक से अधिक वाले भी चलेंगे। कम से कम एक का मतलब है, मान लो किसी में 2 प्रभावी हैं, किसी में 3 प्रभावी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक तो है। कम से कम एक प्रभावी अलील। अब जैसे देखो इसको मैं अगर इसमें देखें अपन कि कम से कम एक वाले कितने होंगे, तो यहाँ तो 3 है, तो कम से कम एक प्रभावी है इसमें, बिल्कुल है इसके अंदर। इसमें 2 प्रभावी, तो कम से कम एक तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। केवल आप देखें गौर करके तो यही एक ऐसा है लास्ट वाला जिसमें सारे अप्रभावी, इसमें कम से कम एक भी प्रभावी नहीं। बाकी इन 8 में से ये 7 ऐसे हैं 7/8 जिनमें कम से कम एक प्रभावी तो है। एक ही ऐसा है जिसमें एक भी प्रभावी नहीं है, तो कम से कम एक प्रभावी का आंसर हो जाएगा 7/8। ये 7/8 होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हमें एक जीनोटाइप दिया है, हमने उसके गैमेट बनाए हैं और जिस प्रकार के गैमेट पूछे उसकी प्रायिकता निकाल दी। समझ में आ गई बात? इसी तरह से गैमेट पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो गैमेट बनाने की विधि, गैमेट बनाने का फॉर्मूला और फिर उस पर आधारित प्रायिकता वाले क्वेश्चंस, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से करें। ठीक है, बाकी अच्छा एक क्वेश्चन चाहे तो आप गैमेट से संबंधित एक क्वेश्चन और कर लें, ये एक अलग पैटर्न है, या कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं। निम्न में से कौन सा जीनोटाइप किसी युग्मक का है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जीनोटाइप किसी एक गैमेट का है, और ये जीनोटाइप आपको दे रखे हैं, ये देखिए ये 4। अब अपने को बताना है कौन सा गैमेट का जीनोटाइप, कुछ भी लिख रखी है जी। इसमें न तो कोई फार्मूला, न कोई फॉरक्लाइन विधि, कुछ नहीं करना, ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, आप किसी जीनोटाइप को देखकर कैसे पहचानोगे कि गैमेट का जीनोटाइप है? अब आप देखिए, दिमाग लगाइए, गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड कोशिका के जीनोटाइप में क्या खास बात होगी? तो हमें तुरंत आना चाहिए कि हैप्लॉइड कोशिका में प्रत्येक प्रकार का एक ही जीन होता है, और हम जीन को अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाते हैं। और अल्फाबेट तो आप 2-2 तब लिखोगे जब 2 अलील होंगे। अगर एक ही अलील है, प्रत्येक प्रकार का एक अलील, तो एक अल्फाबेट एक ही बार आना चाहिए। समझ में आई बात? अब जिसमें देखो ए तो एक ही बार है, बी एक बार है, डी, अब ये आर आके गड़बड़ हो गया, आर भी एक ही होना चाहिए, और टी है तो ये गड़बड़ है इसमें। इधर देखो ए बी, अब ये डी डी आ गया, ये गड़बड़ हो गई, आर और टी तो ठीक है। यहाँ देखिए ए बी डी आर, अब ये टी टी दे दिया, ये गड़बड़ है। एक जैसे 2 अल्फाबेट नहीं चले, वो डिप्लॉइड में हो। ए बी डी आर टी, तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, हैप्लॉइड सेल में प्रत्येक प्रकार का एक एक अलील होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये एक अलग तरह का कंसेप्ट है। बाकी तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब आपको जो मैंने डीपीपी दे रहा हूँ साथ में, उस डीपीपी में जो 10 क्वेश्चंस हैं उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के मानव आधारित क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके अलावा गैमेट निर्माण से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये जो आपने आज पढ़ा, अब आपको साथ में जो डीपीपी दी जा रही है उसको, उनके क्वेश्चंस को भी साथ में कीजिए। आपसे नहीं आए जो भी है, उसके बाद डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस गैमेट निर्माण का पार्ट था। ठीक है, अब हम इस गैमेट निर्माण के आधार पर ही मेंडल का अगला भाग शुरू करते हैं। इसके बाद में वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस, अगले से। ठीक है।